विनाशकारी शक्तियों का अस्तित्व नहीं होता है स्थायी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को बताया इतिहास और आस्था का मूल भाव। देश के तमाम हिस्सों में मोदी सरकार के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता से मिले स्नेह पर प्रकट किया आभार। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव, गुजरात में मनसुख मांडविया लोगों से कर रहे हैं संवाद। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए। कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 97.54%। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काउंटर टेररिज्म से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। परिषद ने सर्वसम्मति से ISIL, खोरासन सहित आतंकवाद को बड़ा खतरा माना। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया छोड़कर जीरो टॉलरेंस की नीति सबसे महत्वपूर्ण। अफगानिस्तान में स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण। हजारों अफगान और विदेशी नागरिक अभी भी देश से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करने के लिए नाटो के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। और सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए गुजरात सोमनाथ में धार्मिक क्षेत्र के लिए कई पुनर्विकास और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं की लागत 100 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें जूना सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण भी शामिल है। मंदिर को कुल 3.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक मूल्यों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। वहीं प्रसाद परियोजना, जिसकी लागत 47 करोड़ की है, उसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी स्थल और अन्य निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने नए कार्यों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने का भी जरिया बताया। यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की यात्रा को एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक बताया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के योगदान को याद किया और मंदिर को आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीखकर वर्तमान ठीक करना चाहिए और नया भविष्य बनाने पर नजर होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नए भारत का प्रकाशित स्तंभ करार दिया। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर
आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बार बार हुए हमलों का जिक्र किया और मंदिर को संहार में भी सृजन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ प्रभात क्षेत्र यानी ज्ञान क्षेत्र कहलाता है। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। प्रधानमंत्री ने देश के धार्मिक स्थलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक रूपरेखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय देश में इस तरह के आधारभूत संरचना विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत सांस्कृतिक समृद्धि को जानने समझने का अवसर मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार हमला किया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि विनाश करने वालों से सृजन करने वालों की ताकत बड़ी होती है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसाद योजना के तहत कई तीर्थ स्थानों को पुनर्जीवित किया। गौरतलब है कि सोमनाथ सैरगाह को प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान के तहत 47 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार
विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के कायाकल्प के लिए आज वर्चुअली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के जरिए सोमनाथ मंदिर के परिसर की भव्यता और बढ़ेगी, साथ ही मंदिर में आने वाले देश विदेश के सैलानियों के लिए भी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। यही नहीं, सोमनाथ के आसपास के सभी क्षेत्रों का भी विकास होगा। यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समंदर के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहाँ संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है, ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया को मंदिर परिसर में शामिल किया गया। वह मंदिर के प्रवेश मार्ग को सरल कर सन्मुख प्रवेश बनाया गया है। प्रथम मंजिल पे बनाए गए 2 हॉल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकानें और विशाल परिसर यहाँ हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे ले जाएगा। साथ ही सोमनाथ परिसर में हो रहा है श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प रखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने और सूरत के भीखूभाई धामेलिया व उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है। दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ति की खुशबू विश्व के हर कोने में प्रसारित होगी। आज उत्सव है प्रभास के हर एक कण में शिव की उपस्थिति का।
सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को और मजबूत करेगा, दुनिया तक पहुंचाएगा सोमनाथ का ये भव्य मंदिर। शिव आशुतोष कहलाते हैं, जरा सी बात में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन शिव की दिव्यता को, उनके आध्यात्म को, उनकी शक्ति को एक नए स्वरूप में ये मंदिर अब जन जन तक पहुंचाएगा। और सोमनाथ मंदिर की विशेषताओं की अगर बात करें, उसकी खूबियों की बात करें, दुनिया जिसके लिए भारत को जानती है, सोमनाथ मंदिर गुजरात को जानती है, उन पर अगर नजर डाली जाए तो अगर कुछ दो पंक्तियों में इसका जिक्र किया जाए तो नहीं मिटूंगा घनघोर तिमिर से भी सनातन धर्म का प्रभात हूं मैं, नहीं मिटूंगा तिमिर से भी सनातन धर्म का विश्वास हूं मैं, सदाशिव का वास आस्था और विश्वास जानिए मुझे सोमनाथ हूं मैं। सोमनाथ हमारी सनातन धर्म, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे भारत का प्रतीक है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया सोमनाथ के दर्शन के लिए भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केवल आराधना का केंद्र नहीं है, बल्कि आध्यात्म का, हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सर्वप्रथम स्थान रखता है। कई सदियों से भारत की सनातन धर्म और आध्यात्म का प्रतीक बना हुआ है। कई आक्रांताओं ने इस पर हमले किए, लेकिन इसकी नींव को हिला नहीं सके हैं। कई बार इसको तोड़ने की कोशिश की गई, इसे हिलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस विशाल वट वृक्ष से हर बार नई कोपलें फूट पड़ी हैं। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। और केवल देश से ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है और इसमें अब कई नई चीजें जोड़ी गई हैं। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है, वो शिखर जो जानो मान पड़ता है कि आसमान को छू रहा हो। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। ये सारी खासियतें हैं सोमनाथ मंदिर के वास्तु के, शिल्प के, जिसे कई बार, कई दौर में कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया है। अब क्या नया जुड़ा है सोमनाथ मंदिर में, आपको बताते हैं। सोमनाथ सरगाह को प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान के तहत विकसित किया गया है। एक नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, पर्यटन केंद्र के रूप में भी इसे विकसित किया गया है। इसके तहत 47 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल लागत से इसको विकसित किया गया है। इसमें कई चीजें जोड़ी गई हैं, जिसमें समुद्र दर्शन पथ भी बड़ी अहम, यहाँ पर एक वास्तु और शिल्प के आधार पर एक नई संकल्पना इसमें जोड़ी गई है। पर्यटक सुविधा केंद्र के परिसर में विकसित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और कई भागों को इसमें रखा गया है। पुराने सोमनाथ की नागर शैली की मंदिर वास्तुकला वाली मूर्तियों को इसमें दर्शाया गया है। युवा पीढ़ी तक इसे पहुंचाया जा सके, अपने वैभव को, अपने इतिहास को जान सके, इसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुराने जूना सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर को श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 3.5 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ पूरा किया गया है। पूरी दिव्यता, उसका पूरा वैभव बना रहे, लोगों तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी संपूर्ण पुराने मंदिर परिसर का समग्र रूप से पुनर्विकास किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जब यहाँ पर आए तो उन्हें सारी सुविधाएं दी जा सके। श्री पार्वती मंदिर का निर्माण 30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से किया जाएगा। पार्वती जो शिव की शक्ति हैं, उनके साथ रहती हैं, उनके मंदिर को भी अब विकसित किया जा रहा है। इसमें सोमपुरा सलार शैली में मंदिर का निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास करना शामिल होगा। और सोमनाथ मंदिर का जो शिल्प है, उसकी जो वास्तुकला है, वो हमेशा ही आकर्षण, कौतूहल और रहस्य का केंद्र रही है, दुनिया भर के इतिहासकारों के लिए, पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और नए वैभव में वो सामने आएगी। तो एक नए आध्यात्मिक, एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में सोमनाथ मंदिर अब न केवल भारत के श्रद्धालुओं बल्कि दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने होगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सुधाकर, हमारे सनातन धर्म, हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सुदृढ़ प्रतीक है सोमनाथ का मंदिर, और इसमें अब कई नई चीजें, कई नई कल्पनाएं साकार होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि 3 जो अहम प्रोजेक्ट्स उनका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है और एक प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया है। तो एक तरह से ये जो सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए, उन सुविधाओं को तो बढ़ाएगा ही, बल्कि जो एक वैश्विक मानचित्र पर सोमनाथ को और प्रतिष्ठित तरीके से और आभा के साथ स्थापित करेगा। तो उस लिहाज से कह सकते हैं
बेहद ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जिन चीजों को प्रधानमंत्री ने सामने रखा, एक तरह से सोमनाथ आतंक पर आस्था की जीत का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ऐसा हो सकता है कि आतंक कुछ समय के लिए हावी हो जाए, लेकिन आतंक कभी भी स्थायी भाव नहीं होता है। जीत अंत में मानवता की ही होती है, और उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया आतंक की चुनौतियों को झेल रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है सोमनाथ जैसे हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है, विरासत स्थल है, धार्मिक स्थल है, हमारे प्रतीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह से कई बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद भी एक तरह से भारत का जो रिजिलियंस था, जो देश के लोगों का एक तरह से संघर्ष की क्षमता थी, उसको बयान करता है। और उसकी और समृद्धि कैसे बढ़ सकती है, उसकी जो भव्यता और कैसे बढ़ाई जा सकती है, उन प्रयासों को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और खासतौर से सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं उस नाते भी। रजनी, बिल्कुल, संहार और सृजन के प्रतीक हैं शिव, और ये जो मंदिर है अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है भारत की उस दृढ़ शक्ति की कि किसी भी कीमत पर, किसी भी चुनौती के आगे भारतीय संस्कृति कभी झुकी नहीं है। और इस चुनौती के वक्त में भी इस मंदिर को, जीर्णोद्धार को पूरा करना, उसमें नई विशेषताएं जोड़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और एक तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा भी कि जो भारत के सांस्कृतिक स्थल है, जो आस्था के जगह है, वो न सिर्फ एक भारत और श्रेष्ठ भारत के प्रतीक है। ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने उदाहरण दिया, जो 12 ज्योतिर्लिंग है या 4 धाम है, किस तरह से पूरे भारत को कनेक्ट करते हैं। तो साथ ही साथ ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबके प्रयास की भावना को भी आगे बढ़ाते हैं। तो उसी भावना को आगे लेकर जाने की जरूरत है। अब देखिए किस तरह से कितनी बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, हमला किया, लेकिन बार बार ये मंदिर उसी आकार में और भी ज्यादा भव्यता के साथ, और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ, और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की ये प्रेरणा स्थल बना हुआ है। और निश्चित तौर पर इस तरह के जो तमाम जो एक तरह से देश के श्रद्धा के केंद्र हैं, उनको एक तरह से आगे बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही है। राम मंदिर निश्चित तौर पर एक उदाहरण है, जो नए भारत, समृद्ध भारत की जो झलक है, वो जो राम मंदिर की स्थापना फिर से हो रही है अयोध्या में, उसमें उसकी झलक दिख सकती है। तो साथ ही साथ चाहे बुद्धिस्ट सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, उनको जो आगे बढ़ाया जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के जरिए, आधुनिक सुख सुविधाओं के जरिए, कनेक्टिविटी बढ़ाकर जो हमारे विरासत स्थल है उनका जो एक तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है, ये एक तरह से प्रतीक है भारत को एक प्राचीन वैभव जिसके लिए भारत जाना जाता था, उस स्थिति में भारत लौटे, भारत का गौरवगान पूरे विश्व में हो, तो उसकी कोशिश एक तरह से मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। रजनी, बिल्कुल, और यहाँ पर जो गैलरी बनाई गई है इस मंदिर का अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। देश का युवा अपनी इसे ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ सके, ना केवल उसे एक धार्मिक केंद्र माने बल्कि उसकी आध्यात्मिकता को समझे, उसके ऐतिहासिक महत्व को समझे, इसके लिए भी प्रयास किए गए। जी बिल्कुल, एक चंद पंक्तियां किसी शायर ने कही है कि अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। हालांकि ये सोमनाथ की दीवार कभी ढहने वाली नहीं थी, कभी ढह भी नहीं पाई आक्रांताओं के लगातार आक्रमण के बावजूद। लेकिन देश की नई पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि संस्कृति को किस तरह से जोड़ कर रखना, आपस में एकजुट होकर रखना क्यों जरूरी, रहना क्यों जरूरी है। और उसके लिए ये जो प्रतीक, ये जो अवशेष जो सोमनाथ, पुराने सोमनाथ मंदिर के हैं, उनके लिए एक प्रदर्शनी केंद्र बनाया गया, उनको वहां रखा जाएगा। और देश की जो प्राचीन विरासत है, संस्कृति है, उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, वो जिन चीजों का शिकार हुआ, वो नई पीढ़ी को जानना जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी और ज्यादा सावधान रहे, एकजुट रहे, संकल्पित रहे अपने विरासतों को बचाने के लिए, अपने धार्मिक स्थलों को, अपने सांस्कृतिक जो एक तरह से गौरव के प्रतीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो उस लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण। लेकिन इसके साथ साथ ही जो अन्य भी लोकार्पण हुए हैं, जो सैरगाह है, एक तरह से समुद्र दर्शन सैरगाह उसको कहा जा रहा है, और देश विदेश के जो सैलानी पर्यटक आएंगे, वो उनको और भी चीजें देखने के लिए मिल सके, उनको और भी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उस मकसद के साथ इसको बनाया गया है। पुराने जो जूना सोमनाथ मंदिर का अहिल्या बाई मंदिर जिसको कहा जाता है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। हमने देखा कि
किस तरह से एक पुराने रूप में वो मंदिर नए तरीके से बनाया गया। शिव के साथ शक्ति का भी वास होता है और तमाम ज्योतिर्लिंगों में, चाहे वैद्यनाथ धाम की बात हो जाए या तमाम ज्योतिर्लिंगों की बात हो जाए, शिव के साथ शक्ति का वास रहता है। तो शक्ति के प्रतीक पार्वती का नया मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है, तो वो भी एक तरह से सोमनाथ के गौरव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। रजनी, बिल्कुल, किसी ने कहा भी है कि उज्जवल भविष्य चाहते हो तो मुट्ठी में इतिहास रखो, तो अपने इतिहास के वैभव को समेटे और आगे बढ़ रहा है सोमनाथ मंदिर। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं ताजा खबर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रेलवे के डिविजनल ऑफिस का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायगढ़ में पद्मश्री शांति दास से मुलाकात की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आदिवासी लड़कियों की शिक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए पद्मश्री शांति दास जी का योगदान बेहद प्रेरणादायक है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलाके के प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में उड़ीसा पहुंचे देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नया अंदाज लोगों को लुभा रहा है। रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में यात्रा की और फिर मुसाफिरों के साथ गुफ्तगू की। क्या कुछ रहा मुसाफिरों के साथ बातचीत का लबोलबाब, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जन आशीर्वाद यात्रा के पहले ही दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सुर्खियां अनायास नहीं हैं, बल्कि किसी रेल मंत्री के द्वारा पहली बार सामान्य बोगियों में सफर कर मुसाफिरों से यात्रा का अनुभव साझा करने को लेकर मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद पहली बार 4 दिनों के ओडिशा दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर से रायगढ़ के बीच हीराखंड एक्सप्रेस में आम मुसाफिरों की तरह सफर किया और रेलगाड़ी में सवार यात्रियों से गुफ्तगू की और कहा कि ये पहला मौका है जब पीएम मोदी ने ओडिशा को रेल मंत्री का तोहफा दिया। मोदी जी रेलवे फर्स्ट टाइम रेलवे मंत्री ओडिशा को दी थे। मोदी जी को विजन अच्छी। अमूमन रेल मंत्री एमआर स्पेशल ट्रेन में सफर करते हैं। ये शायद पहला मौका है जब किसी रेल मंत्री ने मुसाफिरों के साथ बैठकर यात्रा की और यात्रियों से यात्रा संबंधित सुविधाओं और सुरक्षा जैसे अहम सवाल पर फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुसाफिरों ने रेल मंत्री की जमकर तारीफ की। रेलवे का क्या हम लोग कितना पीछे आगे हम क्या कर सकते हैं, शायद उन्हीं का वही है चिंताधारा है। तो वही चिंताधारा अभी हम लोग का साथ में देंगे ना, तो डेफिनेटली उसका ये होगा। बहुत अच्छा लगा। ही सो नाइस, सच अ नाइस पर्सन। बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है, इतना पोलाइटली बच्चों के साथ बात करें। ही एनकरेजेस अ लॉट। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गीता प्रेस की दुकान पर पुस्तकों की खरीदारी भी की। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। मोदी सरकार में शामिल नवनियुक्त मंत्रियों का जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है। सियासत में ऐसे प्रयोग राजनेताओं के प्रति समाज में घट रहे सम्मान को बढ़ाएंगे, जो सेवाभाव के साथ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। बीजेपी की यात्राओं का संगठन के लिए अनुभव बहुत ही पुराना है। ये जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया, जिसकी कसक कहीं न कहीं नए मंत्रियों के मन में लगी रह गई। लिहाजा वो अपने क्षेत्रों में और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। कैमरामैन एमजी सुरेंद्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा दिए जाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को देश में खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। I think the time has come to
promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions. हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। और ये जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के ऊपर है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के पलियमकोट्टी में स्वतंत्रता सेनानी ओंडी वीरन की 250वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत की। ओंडी वीरन एक स्थानीय क्षत्र पुलिथेवर के सेनापति थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1755 के युद्ध में शामिल थे। अपनी वीरता और रण कौशल के दम पर ओंडी वीरन तमिलनाडु की संस्कृति में महानायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। तो भाजपा के नेता जन आशीर्वाद यात्रा के जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जन आशीर्वाद यात्रा एक मौका है, एक अवसर है जनता से जुड़ने का, अपनी बात रखने का, और नए स्वरूप में ये यात्रा नजर आ रही है जैसा कि रेल मंत्री ने किया। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जनता से किस तरह से संवाद हो। इस जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए तमाम जो मोदी सरकार के नए बने मंत्री हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके मंत्रालय से संबंधित विभाग को लेकर वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसका जायजा भी ले रहे हैं। जिस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में यात्रा की और लोगों से सीधे तौर पर फीडबैक लिया, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से तमाम मंत्रालयों के कामकाज में जनता का फीडबैक बहुत ज़रूरी है और उसको लेकर भी ये जन आशीर्वाद यात्रा में दिख रहा है। हम जानते हैं कि बीजेपी की संसदीय दल की जो बैठक हुई थी जब मानसून सत्र चल रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर भी दिया था कि आगे किस तरह से कामकाज को बढ़ाया जाना है और तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो बदलाव आया है ज़मीनी स्तर पर उस पर जनता की फीडबैक लेना, जनता की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि जो ये जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है उसमें तमाम मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। जैसा कि आपने दिखाया, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री तमिलनाडु में है, इसके साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव उड़ीसा में हैं, जयपुर और अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इसके साथ ही साथ जी किशन रेड्डी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, किरण रिजिजू जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस तरह से तमाम मंत्री जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं सीधे तौर पर जनता से संवाद भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और साथ ही साथ मानसून सत्र के दौरान जो विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा है सदन को ना चलने देने का, हंगामा करने का और मंत्रियों का, नए मंत्रियों का परिचय ना होने देने का, इस पर खास तौर पर बताया जा रहा है जनता को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नए बने मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं होने दिया। जब परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, किस तरह से हंगामा हुआ था और जो एक परंपरा रही है सदन की कि जब भी कोई केंद्र में नया मंत्री बनता है तब परिचय कराया जाता है, लेकिन उस परिचय के दौरान भी सदन में गतिरोध पैदा किया गया। तो इस बात को भी जोर शोर से बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता से जुड़ने का, संवाद करने का और विपक्ष के रुख के बारे में बताने का एक बहुत बड़ा एक अवसर है ये नए बने मंत्रियों का मोदी सरकार में। और हम देख भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए हो या सीधे तौर पर जनता से बातचीत करने का माध्यम हो, तमाम मंत्री ये कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर तो केवल सत्ता के गलियारे जो हैं वो जनता से जुड़ने के केंद्र नहीं है, बल्कि अब ये युवा नेता, ये नए नेता जुड़ेंगे सड़कों पर, राहों पर आम आदमी के साथ, और वही कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में ये नए कैबिनेट मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा ड्रोन द्वारा हथियारों की खेप पहुंचाने की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी आतंकवादियों ने ड्रोन की मदद से हैंड ग्रेनेड और 100 पिस्टल कारतूस के साथ एक परिष्कृत टिफिन बम की डिलीवरी की थी। ये खेप 9 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पंजाब के अमृतसर जिले के लोपोक के सब डिवीजन के दल के गांव में एक नाले के पास गिराई गई थी, जिसके बाद राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया था। पिछले 1.5 साल में ये एनआईए की चौथी ड्रोन से संबंधित जांच है। लंच बॉक्स, 5 हथगोले और एक 9 मिलीमीटर पिस्टल और गोला बारूद को भी एक बैग में पैक किया गया था और एक ड्रोन की मदद से इसे एक स्थान पर गिराया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पैम्पोर में ख्रू क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू कर दिया। जब सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ की गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अभियान जारी है। और अब बात कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 36,571 नए मामले दर्ज किए गए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। देश में वर्तमान में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो कि पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,22,81,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,71,282 से अधिक टीके लगाए गए। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश भर में 19 अगस्त तक कुल 50 करोड़ 26 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें 19 अगस्त को 18,86,271 नमूनों की जांच भी की गई। और आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज संसद भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। और इस्लाम में मुहर्रम को गम का महीना माना जाता है। मुहर्रम में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन समेत करबला में 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए गम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर ट्वीट करते हुए हज़रत इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम हज़रत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं और उनके साहस के साथ साथ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को याद करते हैं। उन्होंने शांति और सामाजिक समानता को बहुत महत्व दिया। और मिड डे प्राइम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत
जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। व्यापार की दुनिया की हलचलें लेकर आ रहे हैं अभिषेक। शुक्रिया रजनी। और आज शेयर बाजार की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है। खराब शुरुआत के बीच शेयर बाजार खुला, करीब 470 अंक की इसमें भारी गिरावट देखी गई और हालांकि ये गिरावट कुछ देर में और बढ़ी और करीब 616 अंक तक शेयर बाजार गिर चुका था। निफ्टी में भी सुबह तगड़ी गिरावट देखने को मिली और करीब ये 186 अंकों की गिरावट के साथ 16,382 अंकों पर खुला। हालांकि दोपहर के कारोबार में थोड़ा सा सुधार देखा गया है बाजार में और सेंसेक्स करीब 200 अंक संभल कर अभी 200 अंक गिरकर करीब 55,400 के स्तर पर है और निफ्टी भी 100 अंक के आसपास गिरा हुआ और 16,470 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। उधर वैश्विक आर्थिक सुधार के धीमा होने की आशंकाओं के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतें लगभग 3 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 3% गिरकर $66 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स करीब 3.6% गिरकर $62.74 प्रति बैरल हो गया है। दोनों बेंचमार्क मई महीने के बाद से अपने सबसे निचले दैनिक स्तर पर हैं। नवंबर की शुरुआत से डॉलर भी अपने सबसे मजबूत स्तर पर है जिससे दुनिया भर के तेल बाजारों की चिंताएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ कोविड महामारी के बाद जो दुनिया की आर्थिक तरक्की थी उसकी रफ्तार में आने वाले दिनों में धीमापन की उम्मीदों के बीच, खासकर चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन की उम्मीदों के बीच तेल की मांग में दुनिया भर में कमी की आशंका जताई जा रही है। नई दिल्ली में सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली लेकिन तेजी रही। सोना करीब 30 रुपए की मजबूती के साथ 48,190 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। 19 अगस्त को करीब 48,160 रुपए के भाव पर बंद हुए थे। चांदी में 360 रुपए की गिरावट देखी गई है और ये करीब 63,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे मिले जुले संकेतों के बीच सोने की कीमतों में ऊपरी कारोबार स्तर पर अनिश्चितता का यह स्तर देखा जा रहा है। उधर रुपए की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख को देखते हुए रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 20 पैसे गिरकर 74 रुपए 44 पैसे पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 74 रुपए 38 पैसे पर खुला और फिर 74 रुपए 44 पैसे तक गिर गया जो पिछले बंद के मुकाबले 20 पैसे कमजोर है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 74 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ था। बिजनेस जगत की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आपको वापस लिए चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी कृत्य से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे के विषय पर संबोधित करते हुए दुनिया को चेताया है कि वह आतंकवाद रूपी बुराई से कभी समझौता न करे। उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को चिंताजनक करार दिया। विदेश मंत्री ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने की अपील की और कहा कि इसके लिए चाहिए कि आतंकवाद को न तो न्याय संगत ठहराया जाए और न ही आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाए और न ही इस पर दोहरा रवैया हो। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this Council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists
or overlook the raising of their resources. सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का दंश झेला है। इस तरह के आतंकवाद से दूसरे देश भी पीड़ित हैं। आतंकवाद केवल आतंकवाद है, इसलिए सुरक्षा परिषद इस पर ध्यान दे। Of the longer perspective, I mean, we have a historical relationship with the Afghan people, and I think that relationship will continue to guide our thoughts and outlook. विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सभी भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने 24 घंटों में कार्य करने वाले विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त फोन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 91114901 67839111 49016784 और 91114901 6785। व्हाट्सएप नंबर है 9180100611 290919599 321199 और 9177042044 विशेष प्रकोष्ठ से ईमेल situation@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों से वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वहीं इसी अवधि में 57 लाख से अधिक यात्रियों ने भारत से विदेशों की यात्रा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो स्थिति हुई उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का काम किया है। हाल में जो अफगानिस्तान में स्थिति हुई उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट्स चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन कि काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती है और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहा है। तालिबान के ताज़ा निशाने पर पत्रकार और उनके परिजन हैं। जर्मनी की समाचार संस्था डॉचे वेले में काम करने वाले एक पत्रकार को निशाना बनाने निकले तालिबानी आतंकियों ने उनके एक परिजन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। तालिबान काफी समय से घर घर जाकर पत्रकारों की तलाश में थे। ताज़ा घटना के बाद पत्रकार के परिजनों में खौफ है और वे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डॉचे वेले में कम से कम 3 पत्रकारों के घरों में तालिबानी आतंकी छापेमारी कर चुके हैं। DW के महानिदेशक ने बयान जारी कर पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा की और जर्मन सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं नाटो के विदेश मंत्रियों की आज एक आपात बैठक होगी। इसमें अफगानिस्तान के हालात पर विचार विमर्श किया जाएगा। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने ट्वीट कर बताया है कि मैंने नाटो विदेश मंत्रियों की असामान्य वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसका लक्ष्य हमारे गहरे समन्वय को बरकरार रखना और अफगानिस्तान के बारे में एक जैसे दृष्टिकोण पर चर्चा करना है। और अफगानिस्तान की स्थिति पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, अब धीरे धीरे जो है वहां पर तमाम वादों और तमाम दावों के बाद तालिबान की जो है वो पोल खुलती नजर आ रही है, या यूं कहे वो अपने असली रंग में नजर आ रहा है। DW के पत्रकार के साथ जैसा हो रहा है या फिर वहां के नागरिकों के साथ जो किया जा रहा है वो अपने आप पे कह रहा है कि तालिबान बदलने वाला नहीं है।
जी देखिए, जिस तरह के जो प्रोटेस्ट कई जगहों पर भी नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पर असादाबाद की अगर हम बात करें, जलालाबाद की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट विरोध एक तरीके का नज़र आया था लोगों की तरफ से तालिबान के खिलाफ। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि तालिबान जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। DW के जो रिलेटिव फैमिली के जो व्यक्ति रह रहे थे अफगानिस्तान में, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि वो जर्नलिस्ट जर्मनी में फिलहाल सेफ हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके का हमला झेलना पड़ रहा है पत्रकारों के परिवारों को भी, और जिस तरीके से तालिबान हमला करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। उसके अलावा चूंकि जिस तरीके से रजनी आपने कहा कि परिस्थिति वापस से उसी तरह की बन रही है जैसा लोगों ने अंदेशा लगाया था, और यही वो रीज़न है जिसके कारण अभी भी हम एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ देख सकते हैं। यूएस के जो पर्सनल जो एयरपोर्ट को गार्ड कर रहे हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल रखा है, उनको टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि क्राउड को वो डिस्पर्स कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भीड़ लगी है। हमने कई सोशल मीडिया पर भी वीडियोस देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं, जहां एयरपोर्ट के बाहर लोग मुशक्कत कर रहे हैं कि ताकि वो एयरपोर्ट के अंदर घुस सके। कुछ लोगों के पास वीज़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वो हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते अफगानिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं अशोक मार्तोलिया। शुक्रिया रजनी। खेल प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं फिट इंडिया से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीटर हॉफ शिमला से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह एवं निदेशक सैमसन मैसी उपस्थित थे। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में विपाशा 76 किलोग्राम भार वर्ग के बाउट में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में अमेरिकी पहलवान काइली वेलकर ने विपाशा को तकनीकी दक्षता के आधार पर शिकस्त दी। उधर सिमरन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। सिमरन ने बेलारूस के पहलवान नतालिया वर्किना को 7-3 से शिकस्त दी, जबकि सीतो ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में तुर्की के पहलवान को तकनीकी दक्षता के आधार पर मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले पुरुषों की फ्री स्टाइल में भारत ने 1 रजत सहित 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया था। भारत को पीटी उषा जैसी सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एंड फील्ड स्टार देने वाले मशहूर कोच OM नाम्बियार का निधन हो गया है। वह 89 साल के थे। उन्होंने कोझिकोड जिले के वडाकरा में अपने रिहायशी घर पर अंतिम सांस ली। भारत की लेजेंड धाविका पीटी उषा सहित कई एथलीटों के कोच रहे OM नाम्बियार का गुरुवार को निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। केरल के कोझिकोड जिले के रहने वाले नाम्बियार ने एयरफोर्स के साथ करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पीटी उषा को काफी युवा अवस्था में ट्रेनिंग देनी शुरू की और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने द्रोणाचार्य अवार्डी और पद्मश्री से सम्मानित नाम्बियार के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं पद्मश्री ओम नाम्बियार जी के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिनका निधन हो गया। उन्होंने पीटी उषा सहित कई प्रमुख भारतीय एथलीटों को कोचिंग दी। भारतीय खेल में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ओम शांति। वहीं पीटी उषा ने अपने कोच के साथ फोटो का कोलाज पोस्ट कर ट्वीट किया, मेरे गुरु, मेरे प्रशिक्षक, मेरे मार्गदर्शक का जाना एक ऐसा शून्य छोड़ने वाला है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मेरे जीवन में उनके योगदान को शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। व्यथा से व्यथित, आपको मिस करूंगी, OM नाम्बियार सर। ये नाम्बियार ही थे जिन्होंने उषा को 1984 ओलंपिक से कुछ महीने पहले 400 मीटर हर्डल चुनने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि उषा इसमें पदक जीत सकती है, लेकिन वह काफी कम अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। नाम्बियार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने नाम्बियार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नाम्बियार का जन्म 1932 में कन्नूर में हुआ था। बाद में वे वायुसेना से जुड़ गए थे, जिसमें उन्होंने 15 वर्ष तक सेवा की।
1970 में वे सार्जेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से कोचिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद सेना के एथलीटों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। पद्मश्री के लिए चुने जाने पर नाम्बियार ने कोझिकोड में अपने घर पर कहा था कि यह इनाम पाकर मैं खुश हूँ। हालांकि यह मुझे काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ। उनके जाने से भारतीय एथलेटिक्स को एक गहरी क्षति पहुंची है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल प्राइम में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।